आज ये हमारा पहला क्लास होगा और आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली जीएस वाले पेपर को लेकर के। अभी जस्ट आपको स्क्रीन शेयर कर देते हैं, तो होपफुली आप लोगों की स्क्रीन भी दिखाई देना शुरू कर जाएगा। ओके, होपफुली अभी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? हेलो। अच्छा, ओके। जैसा कि लिख रखा है इस पे कि हम लोग अभी प्री एग्जाम्स के लिए जनरल साइंस का पोर्शन स्टार्ट करेंगे और आज हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन होगा। पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग देख लेते हैं कि केमिस्ट्री का सिलेबस क्या क्या रहेगा पहले, और इसके साथ साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो प्री एग्जाम्स का जीएस का केमिस्ट्री का सेक्शन है ये। और आपके केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से है। मैटर एंड इट्स कंपोजिशन है, और नेक्स्ट इसके बाद एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। एलिमेंट क्लासिफिकेशंस मीन्स पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग मीन्स आपको पूरा बॉन्डिंग का जो टाइप्स होते हैं उनको पढ़ना है। एसिड्स, बेस, सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल पढ़नी है, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने हैं, इनके कॉमन फीचर्स, कॉमन नेम, ये सारी सब कुछ पढ़ना है। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि आपके डेली बेसिस पे जो यूजेज हो रही हैं, जैसे लाइक एज फूड इंडस्ट्रीज़ में, लाइक एज डेली इंडस्ट्रीज़ में, लाइक एज गारमेंट इंडस्ट्री में, लाइक एज केमिकल इंडस्ट्री में, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि डेली बेसिस पे केमिस्ट्री आपकी यूज हो रही है। इसके साथ साथ फिर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री के, जैसे कि आप एलॉय से क्या समझते हैं, एलॉय कैन बी डिफाइंड एज लाइक एज, इस तरीके से। एंड कॉमन नेम एंड कंपोजिशन ऑफ वेरियस केमिकल एंड एलॉयज, बहुत सारे यहाँ पे आपके कॉमन नेम होंगे, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनका कॉमन नेम आपसे पूछा जाता है, या इनका फॉर्मूला देकर के आपसे पूछा जाता है कि हाँ इसका फॉर्मूला क्या होगा, इनका कॉमन नेम क्या होगा। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ में यहाँ पर आपका एक टॉपिक और भी है, दैट इज़ द केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। केमिकल और फिजिकल चेंजेस के जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं, क्या इनका लॉजिक है, एज वेल एज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इसमें आपको पॉल्यूशंस वगैरह पढ़ना होगा। तो ये आपके जीएस का एक पोर्शन है, दैट इज़ द केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री के आपके टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग आगे फर्दर इस वीडियोस में पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक को कवर करने के लिए एक से ज़्यादा इनका समय लगेगा। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बेसिकली वो इस टॉपिक पे, दैट इज़ द मैटर एंड इट्स कंपोजिशंस। आई नो कि आप सब लोगों ने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, बट हमारा यहाँ पे पर्पज होगा कि हम एग्जाम्स के ओरिएंटेशंस के बेसिस पे पढ़ें, कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, एज वेल एज प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, एंड होपफुली कि सबको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, सबको आवाज़ भी क्लियर सुनाई दे रहा होगा। एक बार मैं कंफर्मेशन चाहता हूँ, अगर किसी को भी स्क्रीन में या आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो अभी वो बता दे, ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूँ। हाँ जी। सबको सुनाई दे रहा है? अच्छा, आवाज़ भी सुनाई दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। ओके, ठीक है, फिर तो मतलब हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। कि कोई जुड़ना चाह रहा है मेरे ख्याल से। ओके, सो जैसे ही बात केमिस्ट्री की आती है तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस इमेजिन करना शुरू कर देते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को लेकर के कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके के बने हुए होते हैं। इस पूरे यूनिवर्स का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, मीन्स अगर इनका कंपोजिशन देखा जाए, ये पूरा जो यूनिवर्स है सिर्फ दो कंपोनेंट से मिलकर के बना है, दैट इज़ वन इज़ द मैटर एंड अनदर इज़ द एनर्जी। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें मटेरियल्स दिखाई देती हैं वो सब के सब मैटर के फॉर्म में इंक्लूड किए जाते हैं, या उसे हम मैटर ही कंसिडर करते हैं। एनर्जी एक दूसरा फॉर्म है जो कि आपका मैटर की कैटेगरी में नहीं आता है। सो बेसिकली यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ दैट इज टू थिंग्स, मीन्स मैटर एंड एनर्जी। आज के इस लेक्चर में हम लोग इस पूरे मैटर पे फोकस करेंगे, इनके केमिकल कंपोजिशंस के बारे में, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में, इनके फिजिकल स्टेट के बारे में, और उनके फर्दर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर आपसे मैं सिंपली यहाँ पे एक एग्जांपल पूछूं कि क्या आपके पास कोई एक ऐसा एग्जांपल है जो कि आप बता सकते हैं कि वो मैटर नहीं है आपके सराउंडिंग में या आपके आसपास में, जहाँ तक आपका दिमाग जाता हो, कोई एक सिंपल एग्जांपल जो कि मैटर ना हो। आप सभी लोगों से एयर। एयर मीन्स दैट इज गैस।
तो मैटर का फिजिकल फॉर्म आप लोगों ने पढ़ रखा है, दैट इज सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस। तो गैस ही बेसिकली आपके क्या होते हैं, एयर होते हैं। तो क्या एयर सचमुच में मैटर नहीं है? एयर स्पेस कवर नहीं करता। आप कोई एक बलून लेंगे और उस बलून में अगर आप एयर फिल करेंगे तो ये क्या हुआ, स्पेस कवर नहीं किया। आप एलपीजी आप एलपीजी सिलेंडर भरा करके ले आते हैं घर में और उस सिलेंडर का वजन भी होता है कि ओके लाइट लाइट मैटर नहीं है। ओके। और कोई एग्जांपल किसी के आसपास किसी के माइंड में चल रहा हो जो कि मैटर ना हो। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे मैटर को लेकर के और उनकी प्रॉपर्टीज़ को लेकर के और कैसे आप इस चीज़ को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि कौन सा चीज़ हमारे पास मैटर के फॉर्म में है या मैटर है या वो मैटर नहीं है। टेक्निकली अभी आपने यहाँ पे देखा कि ये जो यूनिवर्स है आपका इस हाँ, एग्ज़ैक्टली लाइट लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आपको यहाँ पे साफ-साफ लिख रखा है एनर्जी के लिए कि एनर्जी आपका मैटर नहीं है। एनर्जी के जितने भी डेरिवेटिव्स फॉर्म होंगे, जितने भी लाइक एज़ आप सिंपल डिफाइन क्या करते हैं मैटर को कि मैटर कैन बी डिफाइंड एज़ व्हाट दैट इज़ द एनीथिंग व्हिच हैव देयर मास एंड ऑक्यूपाई देयर स्पेस, राइट? ऐसा कोई भी मटेरियल जो कि जिनके पास क्या हो अपना मास हो और वो स्पेस को क्या करते हो ऑक्यूपाई करते हैं, उनको हम मटेरियल के नाम से जानते हैं। क्या कभी आपने सुना है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके रूम में जो लाइट आ रही है, जो बल्ब जल रहा है, क्या आप इसको बता पाएँगे कि हाँ, इस लाइट का वज़न कितना है? क्या आप इसको डिसाइड कर पाएँगे कि हाँ, ये लाइट का एरिया इतना ही होगा? लाइट आप जहाँ तक देखते हो आपको वहाँ तक दिखाई देती है। सो एनर्जी बेसिकली क्या है? मैटर नहीं है। वो उसको काउंट करना पॉसिबल नहीं है और उसका कोई डायमेंशन नहीं है। वो मतलब कह सकते हैं कि इनफाइनाइट है। तो एनर्जी के जितने भी डेरिवेटिव्स फॉर्म्स होते हैं, वो सब के सब क्या हैं आपके दैट इज़ द एनर्जी हैं। और वो सब एग्जाम्पल किसके हैं? नॉन मैटर के। तो मैटर जितना भी फिजिकल चीज़ आप देखते हैं, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैस हो, जो भी फॉर्म आपको दिखाई देता है और डेफिनेटली हमारे आसपास में जो चीज़ें ऑब्जेक्ट जो हमको दिखाई देता है, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सॉलिड लिक्विड गैस का ही कोई ना कोई फॉर्म होता है, चाहे किसी भी फॉर्म में हो वही होगा। और वो अगर है तो बेसिकली वो क्या है आपका, दैट इज़ द मैटर है। और एनर्जी के फॉर्म आप बहुत सारे देखते हैं, लाइक एज किसी को जैसे लाइक एज हंग्री मीन्स भूख का एहसास होना, ये सिर्फ एक एनर्जी है। आप भूख को डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हाँ वो कितना वजन में है और कितना एरिया तक का है। लाइक सेकंड थिंग, जैसे लाइक है किसी से आपका अट्रैक्शन है, आप अपने मदर को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, कोई अपने फादर को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। तो क्या कभी किसी को सुना कि हाँ आप अपने मम्मी को 5 kg या 5 मिलीमीटर या 5 क्विंटल लव करते हैं, या अपने फादर को आप 2 kg करते हैं? ऐसा कोई यूनिट लगाते हुए देखा आपने? नहीं। बिकॉज एनर्जी एनर्जी है वो, और ये सिर्फ ये इसको काउंट आप नहीं कर सकते हैं, उसको आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये जितनी भी फीलिंग्स वाली चीज़ें हैं, लाइक एज लव लव है, अट्रैक्शंस है, हंग्रीनेस है, एंग्रीनेस है, किसी से आपको बहुत ज़्यादा एनिमीज़ हैं, किसी से बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है, फ्रेंडशिप है, ये सब एग्जांपल किसके हैं? दैट इज़ द एनर्जी के। इनके अलावा बाकी जो चीज़ें आपको आपको दिखाई देती हैं, लाइक एज हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे टेबल है, चेयर है, पेन है, एयर है, वाटर है, सॉयल है, कोई केमिकल कंपाउंड है, मिठाई है, ये जब जितनी भी चीज़ आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब के सब क्या है? दैट इज़ द मैटर है। सो आज का ये पूरा लेक्चर हमारा इस मैटर पे ही डिपेंड है और मैटर के बारे में हम लोग जानेंगे। और बहुत सारी चीज़ें आप लोग लोअर क्लासेस से पढ़ कर के आए हैं, बट ये आपका रिकॉल भी हो जाएगा, एज वेल एज आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें जानने को भी मिलेंगी। सो होपफुली अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ मैटर होती है और क्या चीज़ मैटर नहीं है, और एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो यहाँ पे आपने देख लिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं, मैटर को आप डिफाइन सिंपल भाषा में कर सकते हैं। मैटर मीन्स एनीथिंग एल्स हैज़ स्पेस एंड देयर ओन मास। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास अपना क्या हो, एक एरिया हो और इसका कोई अपना खुद का क्या हो, मास हो, उसको आप मैटर के नाम से जानते हैं। कोई भी चीज़, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी गई हैं, लाइक एयर है, वाटर है, सॉयल है, क्लाउड है, टेबल है, स्टोन है, एट्सेट्रा। आपके आसपास दिखाई देने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, आप उनकी लिस्ट बना लीजिए, वो सब आपके मैटर के कैटेगरी में ही आएंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि मैटर का आपका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, किस तरीके से आप मैटर के प्रॉपर्टीज़ को जान करके उनके स्टेट के बारे में भी आप जान सकते हैं।
सो बेसिकली आपको अच्छी तरीके से पता है कि मैटर जो होते हैं वो बहुत ही टीनी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के क्या होते हैं, बने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये कोई मान लीजिए सॉलिड का पीस है, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे ऐसे सर्कल या डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इनको पार्टिकल के नाम से बोल सकते हैं। सो ऑल द काइंड ऑफ अ मटेरियल हैज मेड अप ऑफ अ डिफरेंट साइज और वेरी टीनी पार्टिकल्स साइज पार्टिकल नोन एज द पार्टिकल्स। तो आप बोल सकते हैं कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। कोई भी काइंड का मटेरियल होगा, लाइक एज लिक्विड है, एयर है या फिर सॉलिड है, सब के सब किसी न किसी पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी स्मॉल। जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज बहुत ही छोटी होती है, और बाद में चल करके आप जानेंगे कि इन्हीं पार्टिकल्स को आप एटम्स के नाम से भी जानते हैं, और उन एटम्स में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं वो भी एक तरीके से इस पार्टिकल क्या होते हैं, कंपोनेंट्स के रूप में जाने जाते हैं। सो मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये दो पार्टिकल है। सपोज अगर इन दोनों को, सर्कल को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, दैट इज द पार्टिकल बोलते हैं। तो इनके पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ये स्पेस सारे डिफरेंट टाइप के जो आपके मैटर्स होंगे उनमें यूनिफॉर्म नहीं होगा, इनमें डिफरेंट डिफरेंट होता है। और इनकी स्पेस के इस जो इन दो पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होता है, उन्हीं स्पेस के बेसिस पे ही पार्टिकल का या जो मैटर का स्टेट होता है वो डिसाइड होता है। लाइक एज सॉलिड होगा, कि लिक्विड होगा या गैस होगा। ये इन पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होता है ये काफ़ी हद तक क्या करता है, डिसाइड करता है, राइट। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग इन नेचर। किसी भी मटेरियल का जो पार्टिकल होगा वो हमेशा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब आपके माइंड में ये सवाल आ जाना चाहिए कि अगर सर ये पार्टिकल हमेशा मूव कर रहा है तो हमें तो चीज़ें स्टेबल दिखाई देती हैं। लाइक है जैसे हमने कोई अगर बुक रख दिया, बुक भी हमारा क्या है, एक मटेरियल है इन सॉलिड फॉर्म का। अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो बुक ये फिर आपका यहाँ से स्लाइड जो हमने रखा हुआ है सेल्फ पे, उसको मूव करके यहाँ क्यों नहीं आ जाता, ऐसा तो नहीं होता। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि पार्टिकल जो है आपके मूव करते रहते हैं। सो डेफिनेटली आप आगे अभी देखेंगे, जैसा कि आपको बताया जाएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल के हिसाब से आपको बताया जाता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, अपनी ही एक्सिस पे हमेशा वाइब्रेट करते रहेंगे, और अगर ज़्यादा फ्लो फॉर्म में रहेंगे तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भी क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन मूवमेंट इनमें क्या होगी, जीरो हो, मतलब मूवमेंट इनमें हमेशा कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा। ये मूवमेंट का टाइप हो सकता है दैट इज द वाइब्रेशनल, मोशनल हो सकता है। वाइब्रेशनल अगर होगा तो ये पार्टिकल अपनी ही पोजीशंस पे रहेंगे, सिर्फ वाइब्रेट करेंगे। मोशनल वो हुआ तो ये पार्टिकल क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। जैसे लाइक एज ए लिक्विड, लिक्विड पार्टिकल को अगर आप किसी एक वेसल से ऐसे क्या करते हैं, टिल्ट करते हैं तो मूव करना शुरू कर देता है, तो वहाँ पर आपको दिखाई देता है। जबकि नॉर्मली अगर कोई आपका पार्टिकल मतलब कोई मटेरियल अगर आपका रखा हुआ है तो वहाँ पे आपको मूव करते हुए दिखाई नहीं देता, लेकिन उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में अपनी एक्सेस पे क्या करते हैं, टू एंड फ्रो मूव करते रहते हैं। इसको आप वाइब्रेशन के नाम से जानते हैं। सवाल आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे किसी भी मैटर का कोई भी पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? सो डेफिनेटली यस। ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे सारे मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, सीज हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, और उनका जो मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और वो टेम्परेचर क्या है, दैट इज़ द एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, उसको आप नाम से जानते हैं। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे आगे हम लोग बात करेंगे इसको लेकर के भी। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे सारे पार्टिकल की जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है, मीन्स ना के बराबर सीज हो जाती है। तो आप दिमाग में आप ये रख लीजिएगा कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर के अलावा कोई भी टेम्परेचर हो जाए, और आपको जानकारी के लिए बता दें कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होती है, -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन। ये जो टेम्परेचर होती है इस टेम्परेचर को आप बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। और इस एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे किसी भी मैटर के पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जब तक ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, मीन्स अगर कोई भी पार्टिकल -273 से पहले में रखा हुआ है तो वहाँ पे पार्टिकल का मूवमेंट हमेशा होता रहेगा। दैट इज़ वाई यहाँ पे प्रॉपर्टी में ये मेंशन किया गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग इन नेचर। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपको बताई जा रही हैं ये सब आपके यूनिवर्सल हैं, किसी भी काइंड के मटेरियल के पार्टिकल पे फॉलो होता है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैसियस हो, चाहे वो प्लाज्मा फॉर्म हो।
All form of a matter follow these kind of a properties, like as matter is composed of particles. Particles are very small in size, and there is a space between the two particles, and they are moving continuously moving in nature. सो ये चार आपको प्रॉपर्टीज बताई गई मैटर की, जो कि किसी भी स्टेट ऑफ मटेरियल के थ्रू क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। आपको जो चीज़ नोट करना चाहिए वो ये कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आप क्या समझते हैं। कई बार के एग्जाम में इसकी वैल्यू ही पूछ दी गई है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है या उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो आप याद रखिएगा, अगर केल्विन में देगा तो जीरो, और सेल्सियस में देगा तो -273, और अगर बहुत ज़्यादा अगर एक्यूरेट देगा तो -272.15। ये भी आप याद रखिएगा। वैसे आपको ये देगा नहीं, ये एक्यूरेट वैल्यू होती है, लेकिन नॉर्मली 273 माइनस के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रहा है सब लोगों को? हेलो? बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है? अच्छा, डिले आ रहा है। अच्छा, ओके। सो वॉल्यूम थोड़ा-सा आप मेंटेन कर लीजिए, और वैसे तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एनीवे, आपको इस स्लाइड में जो चीज़ मैंने बताना था वो मैंने बता दिया। 3 इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको यहाँ पे जानने के लिए। नंबर पहला, यूनिवर्स आपका 2 चीज़ से मिलकर के बना है, दैट इज़ द मैटर एंड ये एनर्जी। एनर्जी के जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनके अलावा सारी चीज़ें इस यूनिवर्स में क्या हैं, आपके मैटर हैं। आपने देखा कि एनर्जी के एग्जांपल क्या-क्या हैं, लाइक एज़ मैंने बताया कि किसी से अट्रैक्शन हो जाना, किसी से आपकी दुश्मनी हो जाए, किसी के लिए कोई फीलिंग्स आ जाना, लव हो जाना, अट्रैक्शन हो जाना, हंग्री होना, एंग्री हो जाना, ये सब आपके क्या हैं, एनर्जी हैं। आप कहते हैं ना कि प्यार का कोई दायरा नहीं होता, उसको कोई बाउंड्री नहीं होती है, तो बेसिकली वो एनर्जी है। दैट इज़ वाई उसको आप कोई कोई बाउंड नहीं कर सकता, उसको कोई बांध नहीं सकता है। तो आप इस चीज़ को टेक्निकली भी प्रूव कर सकते हैं, जो आप अब तक ऐसे मूवीज़ में या कहीं पे सुनते और देखते आए हैं। तो आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप प्रूव कर सकते हैं कि एग्जैक्टली लव कैन नॉट बी बाउंडेड बाई एनी वन। वो उसको आप ऐसे कैप्चर नहीं कर सकते हैं, आप उसको बांध नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक एनर्जी है। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस फॉर यू। आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, और देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या क्या रखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से कौन सा चीज़ मैटर है। आप सब लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि इसमें से देख करके आप लोग बता पाएंगे। पहला ऑप्शन है चेयर, एयर, लव, स्मेल, हीट, आलमंड, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम, एटसेट्रा। बताएं इनमें से कौन कौन सा मैटर है, मैं उस पर रेड मार्क लगाता जाऊंगा। ओके, चेयर, ओके। ओके, हाँ हाँ लगा दे। लेमन वाटर एक में ही है। और यहाँ पे दोनों चीज़ दे रखी है, स्मेल भी दे रखा है और स्मेल ऑफ परफ्यूम भी दे रखा है। अब आप लोग थोड़ा सा सोच करके बताइए, ये लॉजिकल थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें से क्या आपका मैटर है। ओके, कैसे सोबिक, आप थोड़ा सा इसको जस्टिफाई कीजिए कैसे। वेरी गुड। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और आप यहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं। स्मेल इज जस्ट अ फिनोमेना, इज जस्ट अ दैट इज अ प्रॉपर्टी नॉट अ थिंग्स। स्मेल ऑफ परफ्यूम दैट मीन्स कि परफ्यूम की खुशबू आ रही है, और परफ्यूम की खुशबू डिफ्यूजन के थ्रू आप तक जाती है, और डिफ्यूजन बेसिकली गैसियस मॉलिक्यूल्स का होता है। उस गैसियस मॉलिक्यूल्स का एयर के थ्रू क्या होती है, डिफ्यूजन होती है। तो दोनों में डिफरेंस है, स्मेल में और स्मेल ऑफ परफ्यूम में। ये दोनों चीज़ें आपको दे रखी हैं, आपको थोड़ा सा समझना होगा। और एक सवाल आपका यहाँ से गलत हो जाने का चांसेस बढ़ जाएगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो। ओके, सो होपफुली कि अभी यहाँ का जो एग्जांपल है उस एग्जांपल को देख करके आप लोग समझ गए होंगे। बेस्ड ऑन द प्रीवियस स्लाइड लेक्चर, आपको जो कॉन्सेप्ट दिया गया कि कैसे आप रेक्टिफाई करेंगे कि कौन सा चीज़ आपका मैटर में आता है कौन सा नहीं आता, तो होपफुली ये सबका सॉल्व हो गया होगा।
और सबको समझ में आ गया होगा कि हाँ, यहाँ पे ऑप्शन सही कौन से हैं और क्यों हैं। क्या अभी भी किसी को डाउट है? बाकी सारी चीज़ें मैंने लेक्चर में ही आपको बता दी थी, सारे एग्जांपल ही आपको बता दिया था एग्जैक्टली बोल करके, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। द स्मेल ऑफ अ हॉट सिजलिंग फूड रिचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट गेट टू द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। पूछा जा रहा है कि जो गरम गरम जो फूड्स होते हैं उनकी खुशबू आपको काफ़ी, आप दूर रहते हैं घर में, अगर आपके आस पड़ोस में कोई आंटी अगर खाना बना रही होती हैं अगर अच्छा स्पाइसी, तो उसकी खुशबू आपको आ जाती है। जबकि वही खाना जब ठंडा हो जाता है तो उसकी खुशबू लेने के लिए आपको बहुत क्लोज में जाना पड़ता है, आपको अपने नोज़ के पास लाके स्मेल करना पड़ता है कि अच्छा ये खुशबू दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे का जो केमिकल कॉन्सेप्ट है वो आपको बताना है, और वो आपको समझना है, जो कि अभी जस्ट मैंने पीछे बताया। बिल्कुल। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में मैंने आपको बताया था मूविंग नेचर ऑफ अ मटेरियल, राइट। और किसी भी पार्टिकल का जो मोशन होता है वो उसके काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। और जितने भी हॉट आपके फूड के पार्टिकल्स हैं, मीन्स जैसे एयर के थ्रू जो जा रही है, हॉट होने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे टेम्परेचर हाई है, और टेम्परेचर अगर हाई होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो दैट इज़ वाई जो डिफ्यूजन रेट होती है, दैट मीन्स पहुँचने की जो रेट है वो फास्टर हो जाती है और आपको दूर तक पहुँच जाता है। जबकि जो कोल्ड वाले एयर होते हैं उनमें एनर्जी कम होती है, उनका डिफ्यूजन रेट कम हो जाता है, वो दूर तक नहीं जा पाते हैं। तो सिंपली अगर आपको इस टाइप के ऑप्शंस क्वेश्चंस बना करके ऑप्शंस अगर आपको दिया जाएगा तो आप लगाएंगे किस पे, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी पे, किसके, पार्टिकल के, कि हॉट वाले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द कोल्ड वाले के, दैट इज़ वाई इसकी ट्रैवलिंग डिस्टेंस ज़्यादा होती है, ये दूर तक पहुँच पाता है। जबकि इधर वाला जो कोल्ड वाला होगा वो दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाएगा। अगला सवाल है आपसे, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, इस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। आपसे पूछ रहा है कि कोई पानी में अगर तैर रहा है तो वो आसानी से अपने हाथ को ऐसे तैर मतलब स्विम करके पानी में आगे बढ़ता जाता है। और ये जो चीज़ हो पा रही है, क्या ये सॉलिड में पॉसिबल है? और अगर ये पानी में हो रहा है, मीन्स वाटर में हो रहा है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है मैटर का? और आपको प्रॉपर्टी जो मैंने चार बताए थे वो अगर आपके आपके ऑप्शंस में हो जाए यहाँ पे, लाइक है जैसे मैंने आपको बताया था स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स, दूसरा बताया था आपको कि पार्टिकल के बीच का स्पेस, तीसरा बताया था कॉन्टिन्यूसली मूविंग इन नेचर, और कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा होता है कि आप पानी में तैर पाते हैं? वेरी गुड। सो बोल सकते हैं आप यहाँ पे कि जो दो पार्टिकल के बीच, हाँ, जो पार्टिकल के बीच का स्पेस होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं होती है, इनके बीच में स्पेस थोड़ा इनफ होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दो पार्टिकल्स क्लोजली कॉम्पैक्ट होते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और इन पार्टिकल के बीच में स्पेस न के बराबर निग्लेजिबल स्पेस होती है। दैट इज़ वाई आप अपने हाथ को इनसे सॉलिड से क्या करते हैं, क्रॉस नहीं करा सकते हैं। यहाँ पे चूंकि स्पेस ज़्यादा होता है और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं, दैट इज़ वाई आप आसानी से, यही कारण है कि आपको एयर में अपना हाथ को मूव कराना ईजियर फील होता है एज़ कम्पेयर टू द वाटर के। वाटर में आपको अगर आप आधे घंटे भी अपना अगर आप स्विमिंग कर लेते हैं तो फिर आपके पूरे हाथ की साइज़ अच्छी खासी हो जाती है, आपका हाथ थक जाता है, दर्द करने लगता है, क्योंकि गैसियस के कंपेरिजन में लिक्विड पार्टिकल थोड़े क्लोजर में होते हैं, वहाँ पे स्पेस थोड़ा कम होता है। दैट इज़ वाई पानी में तैरना आपके लिए ज़्यादा मतलब हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू द ऐसे एयर में चलने का। और ये प्रॉपर्टी बताता है दैट इज़ द टू पार्टिकल के बीच की स्पेस का, कि वहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दो पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, और वो क्लोजली कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं। दैट इज़ वाई वहाँ पे आसानी से स्विमर जो है वो, डाइवर जो है वो तैर पाता है।
ओके। सो यहाँ से ये जो 3 टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहला ये आपको जो ऑब्जेक्टिव दिया गया था, दूसरा आपको ये रीजनिंग टाइप का, इनसे आपको बना करके ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं कि इस टाइप के प्रॉपर्टी को शो करने के लिए कौन सा फीचर या कौन सी प्रॉपर्टी मैटर की रिस्पॉन्सिबल है। तो थोड़ा सा इनका लॉजिक भी आप समझते रहिए, होपफुली कि अभी तक आपको समझ में भी आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट है आपका स्टेट ऑफ मैटर। ये स्टेट ऑफ मैटर को जानने से पहले हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं कि एक्चुअली में वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि मैटर के स्टेट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं या डिसाइड करते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि फिजिकल जो स्टेट है मैटर का, वो बेसिकली 3 फॉर्म में है, दैट इज सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में। बट सवाल यहाँ पर आता है कि कोई चीज़ सॉलिड ही क्यों है और कोई चीज़ लिक्विड ही क्यों है। लाइक जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर हमेशा लिक्विड फॉर्म में क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वो सॉलिड फॉर्म में हो जाए, या फिर हम लोग फ्रिज में जब करते हैं तो वो आइस फॉर्म में बन जाता है, बट नेचुरली वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। सो वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो क्या क्या चीज़ है जो कि किसी भी मैटर के स्टेट को डिसाइड करता है या वो डिफाइन करेगा कि हाँ ये वाला मटेरियल आपका सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैसियस होगा। तो यहाँ पे बेसिकली अगर फैक्टर की बात हम करते हैं तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं और ये तीनों फैक्टर की वजह से ही डिसाइड होता है स्टेट ऑफ मैटर। नंबर पहला दैट इज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। नंबर दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। और नंबर तीसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। ये 3 चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों का जो क्युमुलेटिव इफेक्ट होता है उनकी वजह से स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, डिसाइड होता है, और आप उनके बेसिस पे बता पाते हैं कि ये मटेरियल आपका सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैसियस होगा। इसको यहाँ पे फिगर के हेल्प से हम लोग समझ लेते हैं और देख लेते हैं कि किसमें कितना ज़्यादा और कम रहेगा। कभी कभी आपको ऐसे ऑब्जेक्ट दे करके इनका ऑर्डर बना करके पूछा जाता है कि किस में ज़्यादा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, किसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, किसका स्पेस ज़्यादा होगा, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसको एक फिगर ड्रॉ कर करके। जैसा कि ये फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, और डेफिनेटली ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या होंगे, आपके लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है, और डेफिनेटली ये वाले जो हैं आपके क्या हैं, दैट इज द गैसियस के पार्टिकल है, जहाँ पे बहुत ही रैंडम है। सो स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, अगर स्पेस बहुत ही कम हो, मीन्स न के बराबर हो, नेग्लिजिबल हो, क्लोजली कॉम्पैक्ट हो, तो ये जो कॉम्पैक्टनेस होती है डिसाइड करती है स्टेट ऑफ मैटर के कि वो मटेरियल जो होगा आपका सॉलिड के फॉर्म में होगा। और किसी भी दो पार्टिकल के बीच में स्पेस कम तभी होगा जब इन दोनों पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस निग्लेजिबल होगा, न के बराबर होगा, और ऐसा अगर हुआ तो पार्टिकल क्या होगा, आपका सॉलिड होगा। और दो पार्टिकल्स जो कि आपके बहुत ही क्लोजली कॉम्पैक्ट फॉर्म में बैठे हुए हैं या बने हुए हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बहुत ही लो होगी। तो सॉलिड स्टेट के मटेरियल के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आप देख लीजिए। स्पेस की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली आपका क्या होगा, लो होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली ये क्या होगा, आपका हाई होगा। और काइनेटिक एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो ये भी क्या होगा, आपका लो होगा। तो यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन देख लीजिए, लो है, फिर इसके बाद हाई है, फिर इसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे लो है। तो लो क्या है, स्पेस किसके, दो पार्टिकल के बीच में। दो पार्टिकल मीन्स इंटर पार्टिकल स्पेस जो होगा वो क्या होगा, बहुत ही लो होगा, मिनिमम होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स जो होगी बहुत ज़्यादा हाई होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ दैट मटेरियल विल बी लो। देन ये तीनों चीज़ें डिसाइड करके बताएंगी कि ये पार्टिकल कैसा होगा, दैट इज द सॉलिड होगा। तो सॉलिड पार्टिकल को डिफाइन करते हैं आप कि एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जहाँ पे पार्टिकल बहुत ही पास पास में क्लोजली कॉम्पैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से उनका एक डेफिनेट शेप होता है, और और उनको कॉम्प्रेस करना पॉसिबल नहीं होता है, उनको ऐसे ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत ही हार्ड होते हैं। सो सॉलिड के बाद अगर आप लिक्विड की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्पेस जो होगा सॉलिड के कंपैरिजन में यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी इनसे क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर गैसियस की बात अगर हम लोग करते हैं तो गैसियस स्टेट में आपको दिखाई देगा कि जो भी आपके पार्टिकल होंगे उन पार्टिकल के बीच का स्पेस क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कंडीशंस फिर आपके चेंज हो जाएंगे, स्पेस आपका क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगे, लो हो जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, आपकी हाई हो जाएगी।
तो जो प्रॉपर्टी आपने सॉलिड में देखा उसका जस्ट अपोजिट किस में हो जाएगा, गैसियस में हो जाएगा। और लिक्विड वाले स्टेट के लिए इन दोनों का क्या होगा, इंटरमीडिएट रहेगा। मतलब कि जो स्पेस होगा वो सॉलिड के कंपेरिजन में लिक्विड में क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन गैसियस से क्या होगा, कम होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर बात करें तो सॉलिड के कंपेरिजन में इनसे क्या होगा, कम होगा, लेकिन गैसियस के कंपेरिजन में क्या होगा, ज़्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो सॉलिड स्टेट के कंपेरिजन में लिक्विड की एनर्जी के पार्टिकल, लिक्विड के जो पार्टिकल होंगे उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन गैसियस स्टेट के पार्टिकल से क्या होगा, कम होगा। तो होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन फैक्टर के बेसिस पे किसी भी मैटर का जो फिजिकल स्टेट है वो डिफाइन होता है या वो एग्जिस्ट करता है, और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट के पार्टिकल का क्या स्टेट के जो मॉलिक्यूल्स उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और किस टाइप के पॉसिबल क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। क्या अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया इसमें किसी को कुछ डाउट है? आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रहा है प्रॉपर तरीके से? ओके, कृष्णा ने आंसर किया नो। ओके, तो हम लोग अब आगे मूव करते हैं, और अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो बाद में ही पूछ लेगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ओके, सो सॉलिड स्टेट जैसा कि आप लोगों को पहले से ही मालूम है, और आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़ करके भी आए हैं, सॉलिड एज अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। अगर मैं आपसे इसका रीजन पूछूं कि ऐसा क्यों है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, सो डेफिनेटली आंसर मुझे मिल जाना चाहिए। और विदाउट टाइम लॉस किए कोई एक आप में से आंसर बता दे कि ये वाली प्रॉपर्टी के लिए कौन सा फीचर या कौन सी उसकी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है पार्टिकल की, जल्दी। वेरी गुड। क्लोजनेस जो होती है पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस ना के बराबर है, ये इनके शेप के लिए और फिक्स वॉल्यूम के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इस प्रॉपर्टी के लिए मतलब आपको पता चला है कि सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं करेंगे, मीन्स प्रेशर अगर आप लगाते हैं तो उनके जो शेप होता है या उनका वॉल्यूम होता है उनमें आपको कोई चेंजेस दिखाई देने को नहीं मिलेगा। ये वाली प्रॉपर्टी किस फीचर की वजह से है, कंप्रेस्ड वाली, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड? इंटर मान लीजिए सपोज कि अगर आपको ऑप्शंस पे दे दिया जाए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, काइनेटिक एनर्जी, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड नन ऑफ दम, तो आप में इससे क्या लगाएंगे? अगर आपसे क्वेश्चन यही पूछ दिया जाए कि नॉन कंप्रेसिबल नेचर ऑफ अ सॉलिड इज ड्यू टू, और ऑप्शंस में आपको दे दिया जाए दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शंस में दे दिया जाए आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ऑप्शंस में अगर आपको दे दिया जाए स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, तो आप लोग इसमें से क्या लगाएंगे? ओके, बाकी लोगों का आंसर क्या रहेगा? वेरी गुड। पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं होता, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम कंप्रेस्ड फॉर्म में होते हैं, दैट इज़ वाई आप उनको फर्दर कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं। सॉलिड हैव अ हाई डेंसिटी, जैसा कि आपको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू आप लोग जानते हैं दैट इज़ द मास अपॉन वॉल्यूम। तो जितना इनका वॉल्यूम होता है उसमें मैक्सिमम जितना वेट पार्टिकल्स का आ सकता है, सब एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, तो उनकी डेंसिटी सबसे क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये तीनों ही प्रॉपर्टी के लिए पार्टिकल्स का क्लोज क्लोज में पाया जाना ही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे बताया जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इन सॉलिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। दो पार्टिकल के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ वाई ये पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के एकदम नियर बाई में होते हैं, पास पास में होते हैं। और यही कारण है कि इनको तोड़ने के लिए हमको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, किसी भी सॉलिड पार्टिकल को ब्रेक करने के लिए हमको एक्स्ट्रा जो फोर्स है वो ज़्यादा लगाना पड़ता है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज नेग्लिजिबल, दो पार्टिकल जो होंगे सॉलिड के स्टेट के, उन पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होगा क्या होगा, ना के बराबर होगा, जैसा कि आप पहले ही प्रीवियस क्लास स्लाइड में देख चुके हैं। ओके, सो ये आपकी प्रॉपर्टीज थी, और अब आपको यहाँ पे कुछ दिमाग को उलझाने वाले सवाल और स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे। आपने यहाँ पे देखा और जाना कि जो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं या जो सॉलिड स्टेट है वो एक्चुअली में क्या है, वो एक ऐसा स्टेट है मैटर का जहाँ पे चीज़ों का जो शेप है, जो वॉल्यूम है, वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। उनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उन पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्ट्रांगली बॉन्ड होता है, और उनके बीच में स्पेस ना के बराबर होता है।
सो इन सारी प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद अब आपके पास जो प्रॉब्लम आएगा वो कुछ इस तरीके से लाइक एज व्हाट अबाउट द रबर बैंड, इट कैन चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड? क्या आप रबर बैंड को सॉलिड के कैटेगरी में रखते हैं? अगर रखते हैं तो जो ऊपर आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा है उसको जस्टिफाई कैसे कर रहा है? आप में से कोई अगर बताना चाहे तो बता सकता है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या रबर कोई सॉलिड मतलब सॉलिड की कैटेगरी में आने वाला मटेरियल है? रबर बैंड सॉलिड है, वेरी गुड। तो अगर सॉलिड है फिर तो रबर बैंड को हम लोग खींच भी सकते हैं और उसके शेप को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टी है कि इसका शेप जो फिक्स्ड होता है ये नहीं फॉलो होगा, कंप्रेस वाली भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ जी। सबके सब बहुत साइलेंट हो गए। हम्म। नहीं, यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस, इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रेशर लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, जैसे सपोज कोई एक ब्रिक पार्टिकल मतलब ब्रिक है, एक ईंटा है आपका, राइट? अगर आप उस पे आप उससे फोर्स लगा रहे हैं फिर भी उसके शेप में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। बट रबर के केस में ऐसा नहीं है, यही आपसे पूछा जा रहा है कि रबर को अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो उसका शेप आपका चेंज हो जा रहा है और उसका उसको उसका जो नेचुरल जो साइज था उसको भी आपने चेंज कर दिया स्ट्रेस करके, खींच करके, जबकि बाकी जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या उसके बेसिस पे रबर को आप सॉलिड बोलेंगे? और अगर बोलेंगे तो फिर आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल। आप लोग आप हाँ, बिल्कुल, ये जो एग्ज़ाम्पल्स आपको मैंने यहाँ पे दिए हैं ना, ये सब एक्सेप्शंस वाले में ही आते हैं, बट हैं ये सॉलिड ही। बस आपसे मैं एक्सप्लेनेशन जानना चाह रहा हूँ कि इसे आप कैसे जस्टिफ़ाई करेंगे कि रबर इज़ अ सॉलिड या रबर बैंड इज़ अ सॉलिड? हाँ, बिल्कुल, वो प्रॉपर्टी की वाला सिंथेसिटी आप बोलते हैं। ओके, चलिए टाइम को ज़्यादा खींचते नहीं हैं। अभी जो सोविक बोल रहे थे कि सर एक्स्ट्रा फ़ोर्स लगा रहे हैं, सो बेसिकली वो एक्स्ट्रा फ़ोर्स ही के वजह से ही उसके शेप में टेम्पोरेरी चेंजेज़ आते हैं। लेकिन जैसे ही लगाई गई अप्लाइड जो फ़ोर्स होती है, उसे हम रिलीज़ कर देते हैं, तो वो जो रबर बैंड है, फिर से अपनी शेप को क्या करता है, अटेन कर लेता है, राइट? तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्स्ट्रा फ़ोर्स की जो मतलब जो फ़ोर्स है उसकी वजह से ऐसा होता है, बट एक्चुअली में उसके शेप में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। दैट इज़ वाई आप उसको बोल सकते हैं कि रबर बैंड हमारा क्या है, एक सॉलिड है। तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स की उसके फोर्स की वजह से आप उसको खींच लेते हैं और जैसे ही अपने फोर्स को आप रिलीज करते हैं फिर से वो अपना नेचुरल मतलब जो उसका रियल वाला फॉर्म होता है, शेप होता है, वो फिर से क्या करता है, अटेन कर लेता है। तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। What about the sugar and salt? When kept in a different jar, these take the shape of the jar. Are they solid? आपको बताया जाता है कि बेसिकली सॉलिड का जो फिक्स्ड जो शेप होता है या वॉल्यूम होते हैं और ये बेसिकली ये बेसिकली जो होते हैं इनका साइज और जो शेप होता है फिक्स्ड होता है। ये कंटेनर के लिए आप मतलब जो कंटेनर का शेप के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं या कंटेनर का शेप ले लेते हैं, ये प्रॉपर्टी आपको लिक्विड के लिए बताई जाती है। तो यहाँ पर आपको ये बता पूछा जा रहा है कि अगर हम शुगर को ऐसे स्क्वायर वाले बॉक्स में रखते हैं तब भी आ जाता है,
ऐसे सर्कल वाले रखते हैं तब भी आ जाता है। तो ये शेप ये जो शुगर का शेप मतलब शुगर जो आप रख रहे हैं ये कंटेनर के शेप के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जा रहा है। तो क्या ये आपका सॉलिड होगा शुगर एंड सॉल्ट? हाँ, कैसे? हाँ, हाँ, वेरी गुड। अगर हम लोग उसको अगर उसको हम लोग यहाँ पे एक शुगर के क्रिस्टल के बेसिस पे देखेंगे, तो ये शुगर का क्रिस्टल आपका सॉलिड है और इसके शेप में कोई चेंज नहीं होता, चूँकि ये पार्टिकल बहुत फाइन होते हैं, छोटे होते हैं, दैट इज़ वाई वो आपको यहाँ पे ऐसे दिखाई देते हैं कि आप इनको यहाँ पे रखेंगे तो भी एडजस्ट हो जा रहे हैं, यहाँ पे रखेंगे तो भी एडजस्ट हो जा रहे हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलरली एक फाइन पार्टिकल को लेकर के हम देखेंगे तो यहाँ पे शुगर का जो क्रिस्टल होगा, उस क्रिस्टल में कोई भी चेंजेस दिखाई आपको देने को नहीं दिखाई देगी। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि एक क्रिस्टल की जो साइज़ होती है बहुत ही छोटी होती है, स्मॉल होती है, दैट इज़ वाई ऐसा हमको लगता है कि वो कंटेनर के शेप के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, अगर आप उसके एक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो। सो बेसिकली ये भी आपके क्या हैं, सॉलिड हैं। तो ये कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपको जो कि पज़लिंग टाइप के थे यहाँ पे मैंने लगाए हैं और आपको यहाँ पे देखने को मिला। और व्हाट अबाउट स्पॉन्जेस? स्पॉन्जेस आप सब लोग पढ़ कर के आए हैं, पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं। ऐसे जैसे आप व्हाइट वाला स्पंज खाते हैं रसगुल्ला, उसमें छोटे-छोटे ऐसे पोर्स होते हैं और जैसे आप उसको प्रेस करते हैं तो उसमें का पूरा जो शुगर सिरप होता है वो सब निकल जाता है। व्हाट अबाउट स्पॉन्जेस? इट इज़ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इन इट व्हाई? अगर ये सॉलिड है तो उसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, ऐसा क्यों है? आपको ये बताना है। सॉलिड के पार्टिकल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम कैसे हो सकता है? वो तो हाई होता है। सवाल सिर्फ मेरा इतना है कि सवाल सिर्फ मेरा इतना है कि स्पंज जो होता है मतलब स्पोर्स स्पॉन्जेस जो होते हैं उनको आप कंप्रेस क्यों, आप उनको दबाते हैं तो दब जाता है ना, उसके पीछे का रीज़न क्या है? वेरी गुड। जो छोटे-छोटे पोर्स होते हैं ना, उनमें एयर भरा हुआ होता है और जैसे ही आप इसको क्या करते हैं, फ़ोर्स लगाते ही एयर पूरा क्या होता है, बबल के फॉर्म में निकल जाता है और जो एरिया एयर के द्वारा क्या किया रहता है, ऑक्यूपाई किया रहता है, वो एरिया आपका क्या होता है अब रिड्यूस हो जाता है। दैट इज़ व्हाई आप उसको कंप्रेस कर पाते हैं। एग्ज़ैक्टली सेम वैसे ही जैसे ही आइसक्रीम बेचने वाले के पास ये जो भोंपू होता है, इस भोंपू को आप क्या करते हैं, बार-बार प्रेस करते हैं, तो इसका साइज़ चेंज हो जाता है। पूरी एयर बाहर निकलती है, आवाज़ आता है। सेम वैसे ही स्पॉन्ज होता है। स्पॉन्जेस में भी छोटे-छोटे क्या होते हैं, माइन्यूट-माइन्यूट पोर्स होते हैं और उन पोर्स में क्या होता है, एयर फिल हुआ रहता है। जैसे आप उसको प्रेस करते हैं, पूरा का पूरा एयर वहाँ से निकल जाता है। तो एयर की वजह से वो कंप्रेसिबल होता है, आप उसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर पाते हैं। तो ये 3 एग्ज़ाम्पल थे जो कि आपको थोड़ा-सा डेविएट कर सकते हैं कि ये सॉलिड की कैटेगरी में नहीं आते, बट एक्चुअली ये सॉलिड ही हैं और सॉलिड के कैटेगरी में ही आते हैं। तो इनको थोड़ा-सा आप ध्यान दे लीजिएगा। ओके। यहाँ पे एग्जांपल आपको फिगर दिखाया जा रहा है सॉलिड स्टेट का, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कोई एक क्रिस्टल है और क्रिस्टल के सारे पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से क्लोजली कॉम्पैक्ट है और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। स्पेस यहाँ पे क्या है, ना के बराबर है। सो आई डोंट थिंक कि इसमें अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोग पहले से जानते भी हैं, समझ में भी अच्छे तरीके से आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट को लेकर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया कि लिक्विड जो स्टेट होंगे उनके पार्टिकल का जो साइज़ होगा, मतलब उनके पार्टिकल की जो स्पेस होगी, उन पार्टिकल का दो पार्टिकल के बीच का स्पेस थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा और इनमें लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड के। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टी है। लिक्विड हैज़ अ डिफरेंट वॉल्यूम एंड इट कैन नॉट बी कंप्रेस। लिक्विड के पास डिफरेंट वॉल्यूम होता है और आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। क्या ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है इसे कोई जस्टिफाई कर सकता है? क्या लिक्विड को सच में कंप्रेस नहीं किया जा सकता? हाँ जी। क्या लिक्विड को सचमुच में कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं है? मतलब जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कैन नॉट बी कंप्रेस, ये सही है? वेरी गुड। मतलब कि जो ऑर्डिनरी आपके कंडीशंस हैं जिस पे कि कोई भी स्टेट ऑफ मटेरियल एग्जिस्ट करता है, उस कंडीशंस पे मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर पे
आप लिक्विड के पार्टिकल को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। कंप्रेस करने के लिए आपको टेम्परेचर और प्रेशर का जो कॉम्बिनेशन होगा वो बनाना पड़ेगा, उस कंडीशंस पे आप कर पाएंगे। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस जस्ट लाइक अ सॉलिड। और इसके पास अपना डेफिनेट वॉल्यूम होगा। लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप बट एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर। लिक्विड के पास कोई फिक्स शेप नहीं होता है। जैसे एक ग्लास पानी, आप उसको एक ऐसे सिलेंड्रिकल ग्लास में भी रख सकते हैं, लाइक इस तरीके का। आप ऐसे भी रख सकते हैं, आप ऐसे वाले भी रख सकते हैं। सभी तरीके के वेसल्स आपका जो होगा वो वॉल्यूम, अगर मान लीजिए आपका सबका 1 लीटर का है तो पानी आ जाएगा। बट इनका जो शेप होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका शेप डेफिनेट नहीं होता है। मैं जानना चाह रहा हूँ यहाँ से कि ये डेफिनेट शेप ना होने के पीछे की जो प्रॉपर्टी है वो क्यों है। ऐसा क्यों है कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनका शेप डेफिनेट नहीं है। हाँ, दे कैन मूव, दे कैन मूव, राइट। हेलो। हाँ, हाँ, ओके, ओके। सो बेसिकली ऐसा इसलिए क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से थोड़ा वीकर होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड के। सो दैट इज़ व्हाई दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और इसी मूवमेंट की वजह से लिक्विड के पार्टिकल मूव कर सकते हैं, जिनको कि आप फ्लूइड के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि मटेरियल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, लाइक पहला दैट इज़ द फ्लूइड, दूसरा आपका रिजिड। तो फ्लूइड में कौन-कौन से आते हैं आपके, दैट इज़ द लिक्विड आता है एंड गैसियस मॉलिक्यूल्स आते हैं। रिजिड में कौन आता है आपका, सॉलिड आता है। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड और गैसियस पार्टिकल, इनके बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है। इनका अपने प्लेसेस से मूव करना थोड़ा सा फिजिबल होता है, पॉसिबल होता है। दैट इज़ वाई ये मूव कर जाते हैं, और इस वजह से इनका जो शेप होगा वो फिक्स नहीं रहता है। तो रीज़न भी उनके पीछे का आप जानते रहिए, प्रॉपर्टीज़ तो आप लोग जानते ही हैं। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है लिक्विड कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल। जैसा कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जहाँ पे वाटर का कंडीशन ज़्यादा होगा, मीन्स वाटर का जो पोटेंशियल वो ज़्यादा होगा, वहाँ से कम की तरफ क्या करता है, मूव करता है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, वाटर पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। हमेशा वाटर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या करता है, मूव करता है। द डेंसिटी ऑफ द मोस्ट लिक्विड इज लेस देन सॉलिड। यहाँ पे आपको एक टर्म दिया गया, मोस्ट लिक्विड। इसका मतलब ये हुआ कि सारे लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से क्या है, कम नहीं है। कुछ तो लिक्विड ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी सॉलिड से भी क्या है, ज़्यादा है। हेलो। हाँ जी, तो सवाल है मेरा यही कि ये स्टेटमेंट जो दिया गया, द डेंसिटी ऑफ द मोस्ट लिक्विड इज लेस देन सॉलिड। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे लिक्विड हैं जिनकी डेंसिटी सॉलिड से भी क्या है, ज़्यादा है। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लिक्विड होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड के। बट कुछ केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, सॉलिड की डेंसिटी क्या है, कम है। जैसे सबसे सुटेबल एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं। अगर आपने किसी ऐसे कंटेनर में आइस के क्यूब को रख दिया है, तो आइस क्यूब क्या करता है, फ्लोट करता रहता है ना, सबमर्ज नहीं होता है, तैरता रहता है। और आइस क्या है, आपका सॉलिड है। ये आइस क्यूब है, और ये आपका क्या है, पानी है। ये आपका लिक्विड है, और ये आपका सॉलिड है। लिक्विड में कोई चीज़ तैर रहा है, दैट मीन्स कि उसकी डेंसिटी उससे क्या है, कम है। तो अगर आइस सॉलिड फॉर्म में बनने के बाद पानी में तैर रहा है, इसका मतलब आइस की जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या है आपका, उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। दैट इज़ वाई वो क्या कर रहा है, पानी में तैर रहा है। और आइस की डेंसिटी कम क्यों है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। ये जस्ट लाइक अ केस, इस तरीके का क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाता है ऐसा। इसको आप बोलते हैं केस लाइक स्ट्रक्चर। वाटर मॉलिक्यूल की सबसे हाईएस्ट डेंसिटी किस पे होती है, पता है आप लोगों को।
एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर मॉलिक्यूल की हाईएस्ट डेंसिटी क्या होती है, पाई जाती है। और आइस आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे बनता है और इस टेम्परेचर पे वाटर के मॉलिक्यूल ऐसे केज लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं और इसकी वजह से यहाँ पे स्पेस रह जाता है और इस स्पेस की वजह से इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, मीन्स लो हो जाती है। दैट इज़ वाई आइस फ्लो करता रहता है किसमें, वाटर में। तो आपसे कभी कभी सवाल ये पूछा जाता है कि आइस जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है, वाटर जो कि एक लिक्विड फॉर्म है, तो ऐसा क्यों है या क्या है कि पानी में बर्फ जो है वो तैरता है बजाय कि डूब जाने की। तो आप उसके पीछे केमिस्ट्री का लॉजिक दे सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी होती है सबसे हाईएस्ट किस पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। आइस आपका बनता किस पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और जब लिक्विड के पार्टिकल टेम्परेचर डाउन होने पर कंडेंस होते हैं तो उनका जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ ऐसे केस लाइक में, जैसे जिस तरीके से पिंजड़ा होता है ऐसे केस लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। और आपने पिंजड़ा देखा होगा तो अच्छे से पता होगा, ऐसे सर्कल होता है और ऐसे सारे ऐसे रिब्स आकर के मिलते हैं यहाँ पे, ऐसे लाइक दैट, इस तरीके से। और बीच में आपको क्या स्पेस दिखाई देता है। तो ये स्पेस ज़्यादा हो जाने की वजह से इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। और जिसकी वजह से आपके आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लो करते रहते हैं पानी में। तो आप बता सकते हैं कि ये एक एग्जांपल है जहाँ पे सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से क्या है, कम है। दैट इज़ वाई यहाँ पे लिखा है कि मोस्ट लिक्विड इज लेस देन द सॉलिड। और एक एग्जांपल आपको और भी बता देते हैं, मरकरी का नाम आपने सुन रखा होगा, जिसको कि आप एच जी से रिप्रेजेंट करते हैं। मरकरी आपका एक लिक्विड मेटल है जिसकी डेंसिटी सबसे हाईएस्ट मानी जाती है और मतलब बहुत ज़्यादा होता, तो लिक्विड है लेकिन उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। सो आप इस चीज़ को कहीं पे अपने कॉपी पे मार्क बना लीजिएगा कि सारे जो सॉलिड होंगे उनकी डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा नहीं होती है। नीचे रेड पेन से, किसी ग्रीन पेन से एग्जाम्पल पे लिख लीजिएगा। बर्फ़ का पानी में तैरना इस एक चीज़ का एग्जाम्पल है। और आपके थर्मामीटर में टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए जो आपका मरकरी दिखाई देता है वो भी एक एग्जाम्पल किसका, दैट इज़ द लिक्विड का। ओके, सब लोग सुन रहे हैं? सबको आवाज़ सुनाई दे रहा है? अच्छा, ओके, थोड़ा-सा बीच-बीच में आप लोग बताते रहा करिए कि आप लोग सुन पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर आप लोग कहाँ चले गए। ओके, तो ये जो चीज़ें मैंने अभी समझाई वो आपको सबको समझ में आ गया। अगर अभी मैं आपसे पूछूँ कि बर्फ़ पानी में क्यों तैरता था, आप बता पाएँगे? हाँ, ये आप ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वैसे केस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं पिंजरे जैसा, और जिसकी वजह से यहाँ पे बीच में स्पेस हो जाता है और इसकी वजह से इसकी डेंसिटी क्या होती है, लो हो जाती है। और दैट इज़ वाई पानी में जो बर्फ़ होता है वो क्या होता है, आपका तैरना शुरू कर देता है। चलिए, पार्टिकल्स इन लिक्विड्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड एज सॉलिड। जैसा कि आपको बताया गया कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उस तरीके से क्लोजली कॉम्पैक्ट पास नहीं होते हैं जिस तरीके से सॉलिड में होते हैं। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड के पार्टिकल्स में डिस्टेंस थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादा होती है, या क्लोजनेस थोड़ी सी कम होती है। इंटरमॉलिकुलर स्पेस इज एप्रिसिएबल। इनमें दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ऐसा नहीं है कि निग्लिजिबल होगा और ऐसा भी नहीं कि बहुत दूर होगा, मतलब ठीक ठाक होगा। पास पास से भी थोड़ा सा दूर होंगे और एकदम दूर से थोड़ा सा क्या होंगे, कम होंगे, तो उसको एप्रिसिएबल के नाम से बोला गया। द इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन दैट ऑफ द सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपेरिजन में लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। आप बता सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, सॉलिड के पार्टिकल में क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द लिक्विड के पार्टिकल में। तो ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिक्विड के पार्टिकल का अरेंजमेंट, कि यहाँ पे आपको स्पेस दिखाई दे रहा है। ये इंटरमॉलिकुलर स्पेस या इंटर पार्टिकल स्पेस के नाम से आप इनको जानते हैं। और इनके बीच में लगने वाले अट्रैक्शंस को इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के नाम से जानते हैं या इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है।
तो ये था आपका कुछ लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ और उनके फीचर्स के बारे में, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। नाउ नेक्स्ट है गैसेस स्टेट, और इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि गैसेस स्टेट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ना तो उनका कोई शेप फिक्स होता है, ना ही उनका कोई वॉल्यूम फिक्स होता है। ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। कंप्रेसिबल से मतलब यहाँ है, या फिगर से आप देख सकते हैं, कि सपोज कीजिए ये आपका एक 10 लीटर का कंटेनर है और आपने इसमें क्या किया है, कोई गैसियस मॉलिक्यूल्स भरा हुआ है और आप इस पे पिस्टन लगा करके ऊपर से प्रेशर दे करके उस गैसियस मॉलिक्यूल्स को इतने वॉल्यूम से, सपोज कीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक का लेकर के 5 लीटर तक का वॉल्यूम था, आपने कंप्रेस करके उसको क्या किया है, 1 लीटर वॉल्यूम में भी क्या किया है, कंप्रेस करके एडजस्ट कर लिया है। सो ड्यू टू द लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर। दो पार्टिकल के बीच में, मतलब कि गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं, रैंडमली मूव करते हुए, रैंडम मोशन होता रहता है, उनमें कोई भी क्लोजनेस नहीं होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। तो इन पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा होने की वजह से इनको बहुत आसानी से प्रेशर दे करके कंप्रेस किया जा सकता है। बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, लाइक एज एलपीजी है, सीएनजी है, ये सारे जो गैसेस आती हैं वो हाईली कंप्रेस फॉर्म में होती हैं। सवाल अभी आपसे पूछेंगे कि सीएनजी को या एलपीजी का कंप्रेस फॉर्म में रखने का क्या फ़ायदा है, यूटिलिटी क्या है साइंटिफिक टेम्परामेंट के हिसाब से, और थोड़ी देर के बाद एग्जर्शंस ऑफ प्रेशर। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो प्रेशर एक्सर्ट करने का डायरेक्शन होता है वो एक होता है, आप यहाँ फिगर से देख सकते हैं। नॉर्मली सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं, प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं। लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो डाउनवर्ड के साथ साथ में साइड बाई साइड भी क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं। बट गैसियस मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल होते हैं वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में प्रेशर क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं, बिकॉज उनके पार्टिकल्स रैंडमली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो एक्सर्शन ऑफ प्रेशर गैसियस मॉलिक्यूल्स में सभी डायरेक्शंस में होगा, जबकि सॉलिड में सिर्फ डाउनवर्ड, लिक्विड में डाउनवर्ड एज वेल एज साइड बाई साइड, जबकि गैसियस मॉलिक्यूल्स में सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में। लो डेंसिटी, डेंसिटी इनकी कम होती है क्योंकि ये एरिया ज़्यादा कवर करते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ही कम दिखाई देते हैं, मीन्स कम होते हैं, दैट इज़ बाई डेंसिटी इनकी क्या होगी, लो होगी। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉलिड के पार्टिकल को, लिक्विड के पार्टिकल को, गैसियस के पार्टिकल को, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, सॉलिड का, देन इसके बाद लिक्विड का, फिर इसके बाद गैसियस का। नेक्स्ट है एक्सपेंसिबिलिटी, फैलना। ये बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज़ करते हैं, मतलब इनमें एक्सपेंशन करने की रेट क्या होती है, ज़्यादा होती है। और उसी प्रॉपर्टी को लेकर के आप देख सकते हैं डिफ्यूजिबिलिटी मीन्स डिफ्यूज़ करने का रेट, सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन होगा वो किस में होगा, ये एरो चेंज हो जाएगा गैसियस मॉलिक्यूल्स में, फिर इसके बाद लिक्विड मॉलिक्यूल्स में, फिर सॉलिड मॉलिक्यूल्स में। क्या अगर मैं आपसे पूछूं डिफ्यूजन सॉलिड में होता है क्या? हाँ जी। सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता? अच्छा, अभी देखेंगे और आपको आप ही आपसे ही पूछेंगे और आप ही बताएंगे कि हाँ ऐसा होता है। आप मुझे बताइए, छुट्टी से पहले जब आप ग्रीन बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे कोई चॉक से कोई मटेरियल आपने लिख करके छोड़ दिया, सपोज आपका यहाँ पे समर वेकेशन होने वाला था और आपने कुछ भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख के छोड़ दिया, आप समर वेकेशन के बाद जब फिर से आते हैं और इस ब्लैक बोर्ड को या ग्रीन बोर्ड को रफ करते हैं, तो क्या ये इजिली आसानी से साफ हो जाता है? ऐसा नहीं होता, मतलब वो इतना इजीली से आसानी से साफ नहीं होता, मतलब अगर आप उसको डस्टर से अगर रफ भी करते हैं तब भी लिखे हुए की जो निशान होती है वो रह जाती है। ऐसा ऐसा क्यों? बट वो होता डिफ्यूजन ही है। डिफ्यूज करके पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे सपोज कीजिए जो आपका जो ग्रीन बोर्ड है, इस ग्रीन बोर्ड का सरफेस होगा और सरफेस मान लीजिए कुछ इस तरीके से रफ टाइप का है जहाँ पे, और ये आपके सॉलिड के पार्टिकल हैं, ये सॉलिड के पार्टिकल यहाँ पर आकर के मूव करके एडजॉर्ब होता है, बट यहाँ पे मूवमेंट भी हो रही होती है। ये एडजॉर्प्शंस की वजह से तो हो रहा है, बट यहाँ पे मूवमेंट भी होता है। तो ये जो चॉक के पार्टिकल्स हैं, ये पोर्स जो होता है, छोटे छोटे जो रफ एरियाज होते हैं, आप देखे होंगे कि जो आपका ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड होता है उसका सरफेस बहुत स्मूथ नहीं होता, रफ होता है।
छोटे-छोटे वहाँ पे ऐसे रफ टाइप के पाए जाते हैं। तो इन पार्टिकल्स इन रफ एरियाज़ में जाकर के वो पार्टिकल एम्बेडेड हो जाता है और जिसकी वजह से उसको रफ करने पर आपको आसानी से वो छूटता नहीं है। ये एक एग्ज़ाम्पल है सॉलिड में डिफ्यूज़न होने का। दूसरा, जब आप एलॉय पढ़ा आपने? हाँ जी, एलॉय, ये क्या होता है? मिक्सचर ऑफ अ 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ अ मेटल एलिमेंट, राइट? है ना? तो क्या आपने कभी इमेजिन किया कि ये 2 मेटल्स नेचर में तो हर सारे मेटल्स प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं। ये जब जब आप किसी 2 मेटल को पास में रख देते हैं तो उन मेटल्स के एलिमेंट मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें डिफ्यूजन होती है और उसकी वजह से वो मिक्स होकर के एक अलॉय बनाते हैं जो कि दोनों की प्रॉपर्टी से बेटर प्रॉपर्टी शो करता है। हालांकि सॉलिड स्टेट में डिफ्यूजन की रेट बहुत कम होती है जो कि ऑब्जर्वेबल नहीं होता और उनके एग्जांपल्स भी देखने को कम मिलते हैं, बट आप ये नहीं कह सकते हैं कि डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी सिर्फ लिक्विड या गैस में होती है, सॉलिड में नहीं होता। डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर बेस्ड ऑन देयर काइनेटिक एनर्जी। चूंकि सॉलिड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत बहुत कम होती है, दैट इज वाई उनमें डिफ्यूजन रेट बहुत स्लो होता है। चूंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज वाई उनमें डिफ्यूजन रेट बहुत ही ज़्यादा होता है। समझ आया? हाँ जी। ओके, तो दो एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं। आप और भी एग्जांपल्स आप अभी अपने आप से सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा सॉलिड में डिफ्यूजन होने के एग्जांपल्स। तो आपने यहाँ पे देखा सॉलिड गैसेड स्टेट के बारे में। आ, अब यहाँ पे कुछ आपके इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से चीज़ें हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको कि आप एलपीजी या इसको ऑटो गैस के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है कि एलपीजी किस चीज़ का मिक्सर होता है, कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। बेसिकली ये एक फ्यूल गैस है जो कि फ्लेमेबल मिक्सर कंटेन करता है हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन का। इसमें होता तो कई चीज़ है लेकिन मेनली बेसिकली किसका बना होता है, प्रोपेन का। तो प्रोपेन 3 कार्बन का कंपाउंड है, चूंकि ये एल्केन है तो आपका ये C6H8 हो जाएगा, और सॉरी C3H8 हो जाएगा। और ये आपका क्या है, ब्यूटेन है, मीन्स C4H10 हो जाएगा। तो कभी कभी आपको फॉर्मूला देख करके पूछ सकता है कि एलपीजी में कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होगा, या आपसे नाम पूछा जाता है। ज़्यादातर एग्जाम्पल में नाम ही आपसे पूछे गए हैं कि एलपीजी इज़ अ मिक्सचर ऑफ वॉट, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरीके से आपको दिया रहेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो ग्रीन कलर से लिखा है प्रोपेन और ब्यूटेन, ये दो चीज़ों का आपका मिक्सचर होता है। प्रोपेन का फार्मूला है C3H8 और ब्यूटेन का फार्मूला है C4H10। नेक्स्ट आपका आता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मैं आपसे बोल भी रहा था कि सीएनजी के या एलपीजी का सिलेंडर में भरे जाने का फ़ायदा क्या है, आप लोगों से जानना था, बट अभी हम लोग इस पर डिस्कस कर रहे हैं तो देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। तो सीएनजी मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, फुल फॉर्म तो नहीं पूछेगा बट इनका मिक्सर का कंपोनेंट जरूर पूछ लेता है। आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए कि ये आपका मेनली बना होता है किसका, मीथेन का, इसको कि आप CH4 के नाम से जानते हैं, इसका फॉर्मूला है। कंप्रेस गैस का फ़ायदा ये होता है कि ये जितना इसका एक्चुअल वॉल्यूम होता है, अपने उस एक्चुअल वॉल्यूम का सिर्फ और सिर्फ 1% वॉल्यूम में ही क्या कर सकते हैं, इसको आप कंडेंस करके रख सकते हैं। मीन्स सपोज कीजिए कि अगर आपको 200 लीटर गैस है, इस 200 लीटर का जो 1% वॉल्यूम आएगा, उतने परसेंट के कंटेनर वाले एरिया में आप इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, रख सकते हैं। ये फ़ायदा होता है आपके सीएनजी का, मतलब कंप्रेस करके रखने वाले गैसेस का। मतलब कि छोटे से कंटेनर में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आप क्या कर सकते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स को भर सकते हैं। लिखा हुआ है कंप्रेस्ड टू लेस देन 1% ऑफ द वॉल्यूम इट ऑक्यूपाई एट ए स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर पे जितना स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा उसका सिर्फ और सिर्फ 1% स्पेस में ही उतना वॉल्यूम का गैस क्या होगा, आ जाएगा। इतना कंप्रेस किया जाता है ये सीएनजी को या कंप्रेस नेचुरल गैस को। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखिए, सीएनजी कंपोजिशन क्या है, CH4। फ़ायदा क्या है कि मिनिमम एरिया में मैक्सिमम आपका गैस मॉलिक्यूल्स को कैरी आउट किया जा सकता है।
इसके बाद नेक्स्ट आता है नेचुरल गैस, जिसको कि आप फॉसिल्स गैस के नाम से भी जानते हैं। इनका भी कंपोजिशन आपसे पूछा जाता है। तो बेसिकली नेचुरल अकरिंग मिक्सर होते हैं गैसियस हाइड्रोकार्बन के, और ये भी बेसिकली क्या करता है, मीथेन को कंटेन करता है। तो इनका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज द CH4। तो ये सारे एग्जांपल्स आप अच्छे तरीके से याद रखिए। CNG हो गया, और इसके बाद आपने नेचुरल गैस देख लिया, और उसके बाद LPG देख लिया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे बायोगैस के बारे में। तो बायोगैस, जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये गैसियस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होता है, और ये बनता किससे है, मतलब कोई एनारोबिक काइंड के ऑर्गेनिज्म हो, एनारोबिक रेस्पिरेशंस कर रहा हो, और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको क्या करे, कंपोज करे, और कंपोज करने के बाद जो चीज़ें बनती हैं उसको आप बायोगैस के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, बायोगैस प्रोड्यूस्ड बाय द एनारोबिक डाइजेशन विद एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म जो कि एनारोबिक मीन्स ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन करते होंगे, उनको आप क्या बोलते हैं, एनारोब बोलते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करते, वो जब रिस्पायर करते हैं तो उनसे, उनके रेस्पिरेशंस के टाइम पे बेसिकली जो वेस्ट मटेरियल होते हैं प्लांट के, सीवेज के, ग्रीन वेस्टेज के, या फिर आपके एग्रीकल्चर वेस्टेज के, इन सब का डिकम्पोजिशन होता है, और वहाँ से जो गैस निकलती है वो आपकी होती है, दैट इज़ द बायोगैस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं, और बायोगैस का जो कंपोजिशन है वो क्या है, मेनली आपका मीथेन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो गैसेस हैं जो कि बायोगैस में पाई जाती हैं। हालांकि सम अमाउंट में आपका ये हाइड्रोजन सल्फाइड भी पाया जाता है, और सिलोक्सेन के नाम से भी जाना जाता है, मीन सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है ये, राइट। तो मेनली आपसे कंपोजिशन ही पूछे जाते हैं बायोगैस का, नेचुरल गैस का, या फिर LPG का, या फिर CNG का। तो ये चारों गैस इंपॉर्टेंट है। नहीं पता कि इन चारों में से कौन सा एग्जाम में आपको आएगा और एक नंबर दे के चला जाएगा। तो आप इन चारों के इक्वल टू करके ऐसे लिख लीजिएगा, जैसे बायोगैस इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, दैट इज CH4 प्लस O2। ऐसे ही आप यहाँ पे लिखिएगा CNG, ऐसे आप लिखिएगा यहाँ पे LPG, ऐसे आप यहाँ पे लिखिएगा फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैस, इस तरीके से। और इनके बराबर में क्वेश्चन बना करके आप इसको लिखते जाइएगा। ओके। अच्छा, सब लोग चले गए, कौन कौन बचा है अभी? आ, अभी आज पहला क्लास है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सा थक से गए कि अभी ज़्यादा हो गया। अभी और पढ़ना है कंटिन्यू, या फिर अभी यहीं पे बंद करें? हाँ जी। ओके, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, फिर इतना ही काफ़ी है तो अच्छी बात है, बट कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, इसको जरा आप देख लीजिए, इसका आंसर्स आप लोग हमको देंगे कल की क्लास में, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। डेंसिटी के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। एयर है, एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी है, हनी है, वाटर है, चॉकलेट, कॉटन एंड आयरन है। रीजन देना है, और ये रीजन आप लोग अपने अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन करेंगे। गैस फिल कम्प्लीटली द वेसल्स इन विच इट कैप्ट। एक कोई भी गैस है, सपोज कीजिए कि आपके पास 1 ही लीटर गैस है, और आपका जो कंटेनर है मान लीजिए 5 लीटर का है, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ यहीं तक रहेगा, वो पूरा का पूरा 5 लीटर जो कंटेनर होगा वहां तक पूरा फैल जाएगा। ऐसा क्यों, ये आपको बताना है। गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ऐसा क्यों, ये भी आपको बताना है। वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एज अ सॉलिड, ये क्यों ऐसा आप करेंगे, ये आपको बताना है। वी कैन इजिली मूव और हैंड इन एयर बट डू नॉट द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, वी नीड टू कराटे एक्सपर्ट। आपको बताया जा रहा है कि आप आसानी से एयर में हाथ को आसानी से फेर सकते हैं, जबकि सॉलिड के किसी टुकड़े के बीच में आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। इसके पास, इसके लिए रीज़न क्या है ये आपको बताना रहेगा। तो ये आज के लिए आपके पास क्वेश्चंस है, ज़रूर आप इस पे एनालिसिस कीजिए, और अपना जो भी आज की क्लास से आपको जानने और सीखने को मिला होगा, उसके बेसिस पे इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिए। एंड वन थिंग मोर, बेसिकली वैसे तो सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले से पढ़ी हुई है, मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ नया चीज़ सीखने को मिला होगा। बट फिर भी ऐसे क्यूरोसिटी है मेरी जानने की कि क्या आज की क्लास में कोई एक चीज़ जो कि आपको नई जानने को और सीखने को मिली, जो आप पहले नहीं जानते थे, या रिकॉल हुआ हो। सोविक एंड मिलन। हाँ, मेरा सवाल ये है सोविक कि वैसे तो ये जो सारी चीज़ें अभी मैंने पढ़ाई है, ये सब लोग आप लोग पढ़ कर के आए हैं, मास्टर डिग्री होल्डर हैं।
बट मेरी ऐसा क्यूरियोसिटी है जानने की है कि क्या आज की क्लास में कुछ कुछ चीज़ आपको नई जानने को और समझने को मिली है? सारी चीज़ें पहले से अवेयर थी, राइट? अच्छा, ओके। और कुछ? एनीवे मिलन आप, हाँ जी, बताइए। एग्ज़ैक्टली, और आपसे एग्ज़ाम में ना, ऐसे एग्ज़ाम में आपके रीज़न ही पूछे जाएँगे, आपसे प्रॉपर्टीज़ नहीं पूछी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि इसकी ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो किसकी वजह से है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई सॉलिड सॉलिड है तो क्यों है? लिक्विड अगर लिक्विड है तो क्यों है? सॉलिड के पार्टिकल्स में अपने हैंड को ऐसे क्रॉस क्यों नहीं करा सकते हैं? इन सारी चीज़ों का रीज़न आपको पता होना ज़रूरी है, और होपफुली कि अभी इस क्लास के बाद आपको इन चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। ये पीडीएफ मैं आपको अभी शेयर कर दूँगा, जो अभी आपको पीपीटी शेयर किया था, इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में अभी शेयर मिल जाएगा, और ये रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी आपको मिल जाएँगे, ठीक है? कोई नहीं, मिलन, थोड़ा-सा अभी आपको आप थोड़ा-सा समय दीजिए। जैसे ही आप 2-4 क्लास लेंगे ना, जब आपके पास कॉन्सेप्ट होगा ना, तो आप असम्पशन रीजन वाले क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर पाएँगे। है ना? और मतलब ये रहेगा डेली बेसिस पे आपको कि जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा उसके रिलेटेड में आपको क्वेश्चंस भी डेली डेली देखने को आपको मिलेगा, ताकि जो चीज़ आपने पढ़ा है आप उसको अप्लाई करके देख पाएँ कि कितना आपको समझ में आया है। ठीक है ना? आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, थोड़ा-सा टाइम दीजिए। टाइम आपको 2-4-6 क्लास आपकी जब चलेगी ना, तो फिर आपको लगेगा कि आप केमिस्ट्री में काफ़ी कुछ जानना शुरू कर दिए हैं, और आप केमिस्ट्री की कॉन्सेप्ट आपके पास आ गई है। चीज़ों को रटने की कोशिश कभी मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। समझे रहेंगे तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा आप बना लेंगे। रटे रहेंगे तो सिर्फ वही आएगा तभी आप बना पाएँगे, अदरवाइज़ फेल हो जाएँगे। तो मैं यकीन थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट को बनाने में करता हूँ, बजाए कि उसको लर्न करा देना, याद करा देना कि यही चीज़ होता है। आप उनका रीज़न जानते रहते हैं तो आपको चीज़ें समझने में आसान हो जाती हैं। ठीक है? हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, वो सब नहीं आएगा। नहीं, 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 जनरल साइंस में सिर्फ़ केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी आएगी, और करंट अफ़ेयर में आपका करंट अफ़ेयर आएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टैटिक जनरल अवेयरनेस। देखिए, करंट अफेयर 2 तरीके, हाँ, करंट अफेयर 2 तरीके का होता है कि स्टैटिक होता है, डायनामिक होता है। स्टैटिक का मतलब ये होता है जो चीज़ें फिक्स होती हैं, डायनामिक का मतलब जो कि मंथली मंथली बेसिस पे चेंज हो रही होती हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि सब फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि इस साल का वर्ल्ड कप कहाँ पे होने वाला है, तो आपको ये पता है 1 साल पहले से ही कि हाँ, ये वर्ल्ड कप आपका कहाँ पे होने वाला है। दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक करंट अफेयर। डायनामिक का मतलब ये हुआ जो करंटली हो रही है, फिर एक नेक्स्ट 1 महीने के बाद वो चेंज भी हो सकती है। ये होता है। हाँ, चलिए, रिज़ल्ट रिज़ल्ट हाँ, मैं ये केमिस्ट्री वाला जो सेक्शन करा रहा हूँ ना, इसका आपको पेपर मैं प्रीवियस ईयर का दूँगा सॉल्व करने के लिए, घबराइए नहीं। पेपर है, मतलब क्वेश्चंस हैं मेरे पास प्रीवियस ईयर वाले, तो मैं आपको इसको थोड़ा 1-2 चैप्टर पढ़ा लूँ, ताकि आपको ये मैं बोल सकूँ कि हाँ, आप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? ओके, चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में। गुड नाइट।